संबंधित जो हम लोग को इतिहास का पता चलता है उसके बारे में जो है, और उससे जो हम लोग को जानकारी मिलती है, उससे कौन कौन सी जानकारी मिली है भारत के विषय में, उसके बारे में। तो एशिया माइनर में मिस्र है कि मित्र? कौन सा? एशिया माइनर थर्ड वाला, एशिया माइनर। उसके बाद मित्र, बलून, इंद्र और अश्विनी कुमार का जो है शासन था। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का या भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। यानी क्यों? क्योंकि इन्होंने ही जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जब भारत में आए थे तो इन्होंने ही जो है बोला कि खुदाई करके और जो साक्ष्य हैं पहले यहाँ जो ऊपर हैं और जो और भी प्राप्त होने की उम्मीद है उन सबको जो है प्राप्त किया जाए और भारत के इतिहास का पता लगाया जाए, है ना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। आगे है अभिलेख बोगाज कोई। क्या नाम है? अभिलेख बोगाज कोई। नाम थोड़ा अजीब अजीब सा लग सकता है ना। तो अभिलेख बोगाज कोई, इसी का नाम है एशिया माइनर। क्या नाम है बाबू? एशिया माइनर। इस अभिलेख से कुछ भारत में जो है जो हिंदू धर्म के भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनके विषय में जानकारी मिलती है, उनका नाम मिलता है। मित्र, वरुण, इंद्र और अश्विनी कुमार। तो इंद्र तो समझ में आ रहे होंगे। अभी आप लोग को इंद्र का मतलब वर्षा का देवता समझ में आता होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इंद्र जो है वस्तुतः वर्षा का देवता ने राजस के लिए भी प्रयोग किया जाता था ना, यानी राजा के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मित्र, वरुण, इंद्र और अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार बताए थे कि विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह हुआ था सूर्य का, है ना। और सूर्य जो है अदिति के पुत्र हैं और ये 8वें पुत्र हैं जिनका आकार जो है अंडे के समान था, है ना। और तो इनसे जो है जब विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह हुआ था, संज्ञा या सख्यु भी कहा जाता है, तो इनकी गर्मी को जो है यानी सूर्य की गर्मी को जो है संज्ञा झेल नहीं पाती, तब वहां से जो है अपनी छाया बना देती हैं, यानी अपनी कॉपी बना के और वहां से चली जाती हैं धरती पर। अश्विनी का रूप धारण कर लेती हैं। किसका रूप धारण कर लेती? अश्व किसको कहते हैं? घोड़ा, और अश्विनी मतलब घोड़ी है। तो अश्विनी का रूप धारण करके वो धरती पर चली जाती हैं और वहां तप करने लगती हैं। और उधर छाया से जो है 3 संतान की भी प्राप्ति होती है। किनको? सूर्य को। उसी में से एक शनि है, शनि देव का नाम सुने होंगे, तो वो छाया से ही संतान प्राप्त हुए। और उसके बाद जो है आगे चल के रियलाइज हुआ सूर्य को कि नहीं, ये छाया जो है ये असली संज्ञा नहीं है। जब पता चला तो सब जगह जो है ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते फिर पता चला तो अश्व का रूप धारण करके वो धरती पर आए छाया के पास, संज्ञा के पास, है ना। और आए तो उन दोनों के संयोग से फिर संतान का उत्पन्न हुआ, है ना। और जो संतान उत्पन्न हुआ उसका नाम कहलाया अश्विनी कुमार। तो वो अश्विनी कुमार है ना। सर जी, अश्विनी कौन सा भगवान है? अभी तो बताया सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य भगवान। ये आपको बाद में जो है इसके विषय में ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मित्र, वरुण, इंद्र और अश्विनी कुमार की जानकारी अभिलेख बोगाज को कोई से मिलता है, एशिया माइनर उसी का नाम है, जो 14 ईसा पूर्व का अभिलेख है, यानी 1 ईस्वी से 14 साल पहले, 1400 साल पहले का अभिलेख। उसके बाद होलियोडोरस। ये कौन था? तो यमन राजदूत था। देखिए मैं पिछले टेस्ट में जो है क्वेश्चन दिया हूँ, ज्यादातर वही राजदूत से संबंधित क्वेश्चन था, है ना। इसको तो बखूबी याद रखेगा कि होलियोडोरस किसका राजपूत था? यमन राजपूत था ना। और इसके बेस नजर विदिशा अभिलेख से कि वहां पर जो अभिलेख मिला है जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ अभिलेख, इससे किस चीज का साक्ष्य मिलता है? तो मध्य भारत में भागवत धर्म, यानी मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, भागवत धर्म का पता चलता है ना। उसके बाद इसके बाद जो है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है बाबू? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र करता है। देखिए आपको बताया कि भारत के कई नाम हैं और उन सब नाम का अलग अलग अर्थ। जैसे भारत नाम क्यों पड़ा? तो भरत कबीले के हम लोग हैं, इसलिए भरत कबीलों को जो है लोगों को भारतीय कहा जाता था। और हम लोग भरत कबीले के यानी भारतीय के संतान थे, तो जिसको
भारत, हम लोग को भारत कहा जाता था, भारत कबीला और इस नाम से जो है हम लोग को भारत संबोधित किया गया। जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इस द्वीप पर जामुन के पेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा था, है ना। और हिंदुस्तान बताए थे कि हाँ, मतलब विदेशी लोग जो थे अंग्रेज उनको इंडे नहीं कहने आता था, नहीं, ऐसे सिंधु घाटी के लोग थे हम लोग, है ना, तो सिंधु कहा जाता था, लेकिन वो जो विदेशी थे वो सिंधु ना कह के क्या कहते थे, हिंदू कहते थे, है ना, और हिंदू से हम लोग का नाम हिंदुस्तान पड़ा, है ना। तो सिंधु नदी से जुड़ा हुआ ये तख्त है। और अंग्रेज को जो है सिंधु नहीं कहने आता था, तो वो यानी वो इंडिया, इंडी, है ना, और इंडे यूनानी लोग, और इंडे से जो है इंडिया का वो निर्माण कर दिया, अंग्रेज कर दिया वो जामुन के द्वीप होने के कारण। हाँ, और अंग्रेज इंडिया नाम दिया, जामुन ज्यादा होने के कारण जम्बू द्वीप नाम पड़ा, भरत कबीले के होने के कारण जो है भरत नाम पड़ा, है ना, यानी भारत नाम पड़ा। तो याद रखिएगा ये सब टॉपिक, सब नाम दूसरे का ही दिया हुआ है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? उसके बाद है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सौगौरा अभिलेख। इसमें बताया गया है यानी कि संकट जब आएगा तो संकट की स्थिति में जो है अनाज का भंडारण करना चाहिए। यानी मान लीजिए कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है, तो ऐसे संकटों के से बचने के लिए जो है घर में अनाज रखना चाहिए, सुरक्षित भंडार रखना चाहिए। ऐसा किस अभिलेख में मिलता है? सौगौरा अभिलेख में। हून के आक्रमण की जानकारी है, भारत पर हूनों ने आक्रमण किया था, ये किसमें इसका जानकारी मिलता है? भीतरी स्तंभ अभिलेख। सती प्रथा, सती प्रथा वैसी प्रथा थी जो समाज के लिए एक तरह से कहिए कि बहुत घिनौना प्रथा था। अब वो सही किस, मैंने उसको सही भी ठहराया गया है, गलत भी ठहराया गया है। सही कैसे है और गलत कैसे है? सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी के पति का मृत्यु हो जाता है तो वो इस स्त्री को जो है उसके पति के बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ जिंदा उसको जला दिया जाता था। ये हो गया सती प्रथा ना। तो इसको बहुत सारे लोग बुरा मानते थे, लेकिन कुछ लोग अच्छा कहते थे, तभी तो यह प्रथा बनाया गया। प्रथा इसलिए बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करते थे। सपोर्ट कौन से लोग करते थे? जिन लोगों का कहना था कि देखिए एक स्त्री का संबंध केवल एक ही पुरुष से होना चाहिए, दूसरे पुरुष से बिल्कुल कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर एक स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध बनाएंगी तब क्या होगा कि कुछ बीमारी फैलने का डर होता है ना, किसी प्रकार का जो है बीमारी फैल सकता है। अतः इससे बचने के लिए जो है सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको भी जो है साथ में भेज दिया जाए। कुछ और का कहना था कि स्त्रियां सुहागिन रहेंगी तो पति के साथ ही, जीवन और मरण का नाता जो है पति के साथ ही होता है, तो पति चले गए तो वो जी के क्या करें, है ना, इसलिए उनके साथ उनको भी चले जाना। अलग अलग उस समाज के, उस समय के जो लोग थे उन सबका अलग अलग सोच था। हालांकि किसी भी इंसान को जो है जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। अगर पति नहीं है फिर भी उनके घर में कम से कम जीवित रहने का, जिंदा विधवा के रूप में भी तो रह सकते। मारने का भी तरीका बहुत गंदा था, आग में जला के जबरदस्ती खींच के लेके जाता। और उनकी पूजा करते थे, सब लोग तुरंत घोषित कर देते। वो बेचारी जो है अपने दुख भी बढ़िया से नहीं मना पाती। पति मारा हो उसके लिए तो शोक में बेचारी है, उसको पीठ पे पीटा है। सब लोग आए, चंदन टीका तुरंत लगाए, है ना, और सब पूजा कर रहे हैं, सती है, देवी है ना, सती माता है। सब लोग उठा के पूजा पाठ तुरंत होने लगता था उनका, अल्ले जाके चला घिनौनी प्रथा, एकदम घिनौनी प्रथा था। लेकिन कुछ लोग इसको सपोर्ट इतिहास में किए हैं, कुछ लोग विरोध भी किए हैं, और आगे चल के दयानंद सरस्वती जो है बहुत ज्यादा बेचारा विरोध वो भी किए हैं। सभी लोगों ने जो है, हमारे पूर्वजों ने विरोध किया इसका, यानी और इस प्रथा को बैन कराया क्योंकि ये अच्छी प्रथा नहीं। उसके बाद है तो सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? वो एरन अभिलेख। पूछा जाएगा कि सती प्रथा के बारे में जो है लिखा हुआ साक्ष्य किस अभिलेख से पता चलता है? एरन अभिलेख से। और इसके उस समय के शासक कौन थे? भानुगुप्त। अब ध्यान दीजिएगा, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास ये उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। हाँ, यानी उस समय बताएंगे कि सातवाहन
सबका टॉपिक जितने भी है ना सबका एक एक करके आया है। तो सातवाहन राजाओं का पूरा हिस्ट्री किसके आधार पर लिखा गया है? उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर बताया था कि चाइना से ये कला भारत में आई, और रेशम जो है सिल्क उसको कहते हैं, बहुत सॉफ्ट कपड़ा उसका होता है ना। और रेशम जो है कोकुन के यानी कि इसका रेशम का एक कीड़ा होता है जो शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है, और उससे जो कोकुन प्राप्त होता है उससे रेशम तैयार होता है जिसको सिल्क कहते हैं। थोड़ा महंगा आता है इसका कपड़ा है। तो रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किन शासकों ने किया था? सिक्का पर जो है कुछ ना कुछ लिखने का काम सबसे पहले शुरू किया था यमन शासक। अब उसके बाद है आहत सिक्के। किसको कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को, पुराने सिक्कों को जो है, जो अति प्राचीन सिक्के हैं उसको आहत सिक्के कहा जाता है। और साहित्य में कासार, साहित्य की भाषा में आहत सिक्कों को क्या कहा जाता है? कासारपन कहा जाता है। गर्तावास जिसका मतलब होता है गड्ढा में, गर्तावास का मतलब क्या होता है? गड्ढा में। तो गर्तावास यानी गड्ढा घर, ये कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से जो है गड्ढा घर की जानकारी मिलती है। पढ़ो। और गड्ढा घर में क्या होता था कि नीचे जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ होता था, नीचे जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ होता था। कश्मीर से इसकी जानकारी, कश्मीर में गड्ढा घर की जानकारी मिलती है। और इस सीढ़ी के माध्यम से जो है नीचे जाके और क्या किया जाता था, किसी मनुष्य को और उसके पालतू पशु जैसे कुत्ता को है दोनों को जो है गड्ढा घर में क्या किया जाता था? गड्ढा में दफन करने का प्रमाण। मरने के बाद ही तो उसको दफनाया जाता था। कोई इंसान का कुत्ता जिंदा है तो इसका साक्ष्य उसमें नहीं लिखा गया है कि अभी कुत्ता किससे चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बाद में उसको डाला जाता हो, वैसे तो मारने का नहीं काम करते होंगे, कोई ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं उस समय की ज्यादा विशेष जानकारी नहीं मिलती। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का, यानी समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसका पता किससे चलता है? तो बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के, यानी उसकी जो सिक्के मिले हैं उसमें बीना बजाते हुए का जो है तस्वीर, इससे पता चलता है कि लड़का संगीत से ज्यादा लगा होता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी बीना बजाने का बहुत शौक था, वो बीना बजाते हैं। अरिकमेडु जिसका वर्तमान नाम क्या है? मुतुल सिक्के, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त, कौन से सिक्के प्राप्त हुए? रोमन सिक्के। और उत्तर भारत में ध्यान दीजिएगा, मंदिर बनाने की दो कला है, एक नागर शैली और एक द्राविड़ शैली। उत्तरी भारत में जो मंदिर बनाने की कला है, उत्तरी भारत में जो मंदिर बनाने की कला है उसको कहते हैं नागर शैली, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाने की कला है उसको कहते हैं द्राविड़ शैली। और दक्षिण भारत के कुछ मंदिर हैं उसमें नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों को मिला दिया गया, उसको कहते हैं बेसर शैली। कौन सा शैली कहते हैं? बेसर शैली। याद रहेगा ना? अरे और तो ये पूरा का पूरा जो आप अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए।